कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मेरा मतलब है, एक भी गेंद खेलने का अनुभव नहीं है। हाँ, जिसने कभी मैदान पर वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई तेज गेंद का सामना नहीं किया है। बिल्कुल, न ही खचाखच भरे स्टेडियम के उस जानलेवा दबाव को कभी महसूस किया है। फिर भी वो इंसान कमेंट्री बॉक्स में उन दिग्गजों के बीच बिल्कुल बराबरी से बैठता है। हाँ, जिन्होंने असल में विश्व कप जीते हैं। और मजे की बात देखिए, करोड़ों दर्शक सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए अपना टीवी चालू करते हैं। सही कहा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल वास्तविक परिदृश्य है। लेकिन सवाल ये है कि ये जादू आखिर होता कैसे है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ठीक है, तो आइए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और कमेंट्री की ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है। और इस दुनिया को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन केस स्टडी मौजूद है। एक ऐसा करियर जिसने पिछले 3 दशकों में खेल प्रसारण के मतलब हर छोटे बड़े बदलाव को बहुत करीब से देखा है। एकदम सही। इस दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत पुलिंदा है। इसमें मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले की बायोग्राफी शामिल है, उनका विकिपीडिया पेज है और काउच टॉक का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत इंटरव्यू है। हाँ, और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल करने वाली रिपोर्ट है, SFIT लाइब्रेरी की एक सूची है जहां उनकी लिखी किताब का जिक्र है, और IIM अहमदाबाद में दिए गए उनके एक व्याख्यान की जानकारी भी है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक आउटसाइडर ने इस बेहद सुरक्षित और एक्सक्लूसिव क्लब में अपनी जगह बनाई, और रेडियो बनाम टीवी कमेंट्री की असली कला क्या है। बिल्कुल, और ये भी कि जब खेलों का अरबों डॉलर का व्यावसायीकरण और राष्ट्रवाद आपस में टकराते हैं तो एक ब्रॉडकास्टर के सामने क्या चुनौतियां आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस पूरी यात्रा का शुरुआती बिंदु। ये कहानी किसी क्रिकेट अकादमी से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक अकादमिक माहौल से। हाँ, अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो 1961 में हैदराबाद के एक मराठी भाषी परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। अच्छा, दोनों प्रोफेसर थे? जी, पिता अच्युत भोगले फ्रेंच भाषा के प्रोफेसर थे और माँ शालिनी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। एक और ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि उनकी माँ का परिवार मूल रूप से लाहौर से था, जो 1947 के विभाजन के दौरान भारत आ गया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मतलब घर में भाषा और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पहले से मौजूद थी। क्या हम कह सकते हैं कि इसी माहौल ने उनके बात करने के तरीके और खेल को देखने के नजरिए को आकार दिया? देखिए, इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। जब आप ऐसे घर में पले बड़े हो जहां भाषा की बारीकियों और इंसानी व्यवहार पर रोज चर्चा होती हो, तो आपका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से विश्लेषणात्मक हो जाता है। हाँ, वो तो है। इसके अलावा स्रोतों से पता चलता है कि वो 17 साल की उम्र से ही पूरी तरह से शाकाहारी बन गए थे। अरे वाह, इतनी कम उम्र में? हाँ, ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये एक कम उम्र के लड़के में एक खास तरह के अनुशासन और जीवन के प्रति स्पष्टता को दर्शाती है, और यही अनुशासन उनकी पढ़ाई में भी दिखा। बिल्कुल, उस्मानिया विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली उन्होंने। सही कहा, और उसके बाद भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIM अहमदाबाद से MBA किया। फिर उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में काम किया और एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी में भी रहे। मतलब ये तो किसी कॉर्पोरेट CEO का बायोडाटा लग रहा है। एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का छात्र जिसने विज्ञापन की दुनिया में काम किया हो, वो अचानक स्पोर्ट्स कमेंट्री में कैसे आ गया? यही तो कहानी का ट्विस्ट है। ये तो ऐसा है जैसे किसी आम फिल्म दर्शक को सीधे किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर की कुर्सी थमा दी जाए। तो ये शुरुआत हुई कैसे? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ था। 19 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरुआत कर दी थी, लेकिन असली जो ब्रेक थ्रू था वो आया 1991-92 के दौर में। अच्छा, उस समय क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसे ABC भी कहते हैं, उन्होंने विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया, और वो ये निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय बने। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि उन्हें ये पहला मौका मिला कैसे। स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है इसका। हाँ, वो कुरियर वाला किस्सा है ना? बिल्कुल।
उनके पास अपने ऑडियो कैसेट ABC रेडियो को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए कुरियर तक के पैसे नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधारण रजिस्टर्ड पोस्ट का सहारा लिया, क्योंकि उनकी जेब केवल उसी की इजाजत देती थी। मतलब सोचिए जरा, एक साधारण रजिस्टर्ड पोस्ट ने भारतीय क्रिकेट प्रसारण का पूरा इतिहास बदल दिया। ये उस समय के उनके जुनून को दर्शाता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब वो उस कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे जहां इयन चैपल या रिची बेनो जैसे दिग्गज बैठे थे, तो उन्होंने अपनी जगह कैसे बचाई? हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा, उनके पास मैदान पर खेलने का तो कोई अनुभव था ही नहीं। बिल्कुल। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगर आपके पास प्लेइंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उन दिग्गजों के ज्ञान को कैसे चुनौती दे सकते हैं? सही सवाल है। या फिर आज के समय में अगर हम देखें, क्या किसी नए व्यक्ति के लिए सिर्फ अपनी आवाज और खेल की समझ के दम पर यह मुकाम हासिल करना संभव है? इस पे काउच टॉक इंटरव्यू में खुद हर्षा ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की है। उनका मानना है कि आज के दौर में गैर क्रिकेटर्स के लिए ये दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। सच में? पूरी तरह से बंद। हाँ, उनका कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। आज टीवी प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिस खिलाड़ी ने मैदान पर 50,000 दर्शकों का दबाव झेला है, केवल वही टीवी पर दर्शकों को असली रोमांच समझा सकता है। समझ रहा हूँ। इसलिए वे आजकल संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स से ज्यादा एक खिलाड़ी के बायोडेटा को तरजीह देते हैं। लेकिन मतलब ये तो दर्शकों के साथ सरासर अन्याय हुआ ना। अगर कोई पूर्व महान खिलाड़ी मैदान के उस भारी दबाव को समझता है, लेकिन उसके पास उसे शब्दों में पिरोने की कला ही नहीं है, तो टीवी स्क्रीन पर उसके नाम का क्या फायदा? ये एक बहुत ही जायज पॉइंट है। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि दर्शक तो मूक दर्शक नहीं है, उन्हें तो कहानी सुननी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही कारण है कि हर्षा जैसे लोगों ने अपनी एक अलग ही विधा तैयार की। उन्होंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया कि वो किसी विश्व स्तरीय गेंदबाज का सामना करना जानते हैं। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने कभी किसी बल्लेबाज की तकनीक पर सीधा फैसला नहीं सुनाया। वो ये नहीं कहते कि सचिन को ये कवर ड्राइव ऐसे खेलना चाहिए था। तो फिर उनका अप्रोच क्या था? इसके बजाय उन्होंने खुद को घर पर बैठे आम प्रशंसक के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। वो दिग्गज खिलाड़ियों से सही सवाल पूछते हैं। जैसे वो कहेंगे, सुनील, जब गेंद इस तरह से स्विंग हो रही हो तो एक बल्लेबाज के दिमाग में क्या चलता है? अरे वाह, ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? वो माहौल बनाते हैं, आंकड़े देते हैं और दिग्गजों को अपनी कहानी बताने का मंच देते हैं। एक तरह से वो उस क्रिकेट ज्ञान और एक आम दर्शक के बीच का पुल बन गए। यानी वो अपनी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये किसी भी पेशे के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल। खैर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम प्रसारण की कला पर आते हैं। काउच टॉक इंटरव्यू में ही माध्यम यानी मीडियम के प्रभाव को लेकर एक गहरी चर्चा है, रेडियो बनाम टेलीविजन। जी हाँ, और इस पर उनकी राय बहुत ही स्पष्ट है। वो मानते हैं कि एक माध्यम के रूप में रेडियो कमेंट्री टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा आनंददायक और कलात्मक है। अच्छा, टीवी से ज्यादा आनंददायक? हाँ, उन्होंने इसकी तुलना दोस्तों के साथ डिनर के बाद होने वाली उस आरामदायक बातचीत से की है, जहां आपके पास समय होता है, जहां आप आराम से किस्से सुना सकते हैं और श्रोताओं की कल्पना को उड़ान दे सकते हैं। इस संदर्भ में वो ABC रेडियो वाला किस्सा बहुत ही शानदार है। कैरी ओकीफ रेडियो पर कमेंट्री कर रहे थे और मैच के बीच में ही उन्होंने स्किपी द कंगारू नामक एक पुराने टीवी शो के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर पीछे बैठे साउंड इंजीनियर ने उस शो का थीम म्यूजिक भी चला दिया था। बिल्कुल, बात इतनी आगे बढ़ गई थी, कैरी इस म्यूजिक की धुन पर गुनगुना भी रहे थे और इस पूरी मौज मस्ती के बीच उन्होंने खेल की एक भी गेंद का वर्णन करना नहीं छोड़ा। ये एक अद्भुत संतुलन है। यही तो रेडियो का असली जादू है। हर्षा ने इसकी तुलना हॉकी के खेल से की है। हॉकी से? वो कैसे? जैसे हॉकी में एक लगातार प्रवाह होता है, खेल रुकता नहीं है, वैसे ही रेडियो कमेंट्री लगातार बहने वाली चीज है। आप ही दर्शक की आंखें हैं और आप ही उसके कान। हाँ, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। बिल्कुल, आपको ये भी बताना है कि फील्डर कहाँ खड़े हैं, मौसम कैसा है, गेंद कितनी पुरानी है और साथ ही खाली समय में दिलचस्प कहानियां भी बुननी है। इसके बिल्कुल विपरीत टीवी कमेंट्री क्रिकेट के खेल की तरह है, रुक रुक कर चलने वाली। लेकिन देखिए, अगर रेडियो इतना ही शानदार बहने वाला और कलात्मक माध्यम है, तो आज पूरी दुनिया टीवी के ही पीछे क्यों भाग रही है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब क्या टीवी की चकाचौंध में
हम कमेंटेटर्स की असली कला, उनकी किस्सा गोई को हमेशा के लिए खो रहे हैं? इस सवाल का जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि अर्थशास्त्र में छिपा है। टीवी का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही क्रूर और सीधा है। कैसे? देखिए, जब ब्रॉडकास्टर्स आईपीएल या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं तो वे कोई कला का संरक्षण नहीं कर रहे होते। उन्हें अपना निवेश मुनाफे के साथ वापस चाहिए होता है। और ये मुनाफा कहाँ से आता है? विज्ञापनों से। बिल्कुल सही, ये आता है विज्ञापनों से। ओहो, मतलब वो स्क्रीन के नीचे से अचानक उभर कर आने वाले एल शेप्ड एड्स और हर ओवर या कभी-कभी हर गेंद के बाद आने वाले कमर्शियल्स। हाँ, वही। एक दर्शक के नजरिए से ये बहुत ही निराशाजनक होता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े विज्ञापन मेले के बीच में कहीं थोड़ा सा क्रिकेट मैच चल रहा है। एकदम सही कहा आपने। और इसी व्यावसायिक दबाव ने टीवी पर कमेंट्री की पूरी परिभाषा बदल दी है। टीवी पर दर्शक सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है कि शॉट कहाँ गया है। तो कमेंटेटर का काम क्या रह जाता है? इसलिए कमेंटेटर को क्या हुआ ये बताने के बजाय क्यों हुआ ये बताना होता है। टीवी पर कॉलर यानी जो गेंद दर गेंद हाल बताता है और समराइजर जो विश्लेषण करता है कि बीच का अंतर लगभग खत्म हो चुका है। समझ गया। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये है कि कमेंटेटर्स पर ब्रांड्स का प्रचार करने का भारी दबाव आ गया है। हाँ, श्रोताओं ने अक्सर DLF मैक्सिमम या काबन कमाल कैच जैसे शब्द सुने होंगे। जब कोई खिलाड़ी एक शानदार छक्का मारता है तो कमेंटेटर को उसकी तकनीक या ताकत की तारीफ करने के बजाय तुरंत उस स्पॉन्सर का नाम लेना होता है। बिल्कुल, ये कला का पूरी तरह से व्यवसायीकरण है। और यही वो बिंदु था जहाँ हर्षा ने अपनी एक सख्त लाइन खींची थी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो एक कमेंटेटर है, खेल के विश्लेषक है, किसी ब्रांड के सेल्स पर्सन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ऑन एयर किसी उत्पाद की खूबियां या उसके वादे नहीं पढ़ सकते। वो खेल को पैसे की जरूरत समझते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद कमेंटेटर को चीयरलीडर बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था। और शायद इसी सिद्धांत, इसी व्यावसायीकरण और उम्मीदों के टकराव ने 2016 के उस बड़े तूफान की नींव रखी। हाँ, वो विवाद काफी चर्चा में रहा था। अप्रैल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल जगत को हैरान कर दिया। आईपीएल सीजन शुरू होने ही वाला था। हर्षा का ड्यूटी रोस्टर बन चुका था, उनकी फ्लाइट्स बुक हो चुकी थीं। यहाँ तक कि उन्होंने उस सीजन का ड्राफ्ट ऑक्शन भी कंडक्ट कर लिया था। बिल्कुल, सब कुछ तय था। और फिर अचानक उन्हें बिना किसी स्पष्ट सार्वजनिक कारण के कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी जाने का मामला नहीं था। ये खेल मीडिया, बोर्ड की ताकत और राष्ट्रवाद के आपस में टकराने का एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन गया। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार इसके पीछे 2 प्रमुख घटनाएं थीं। पहली घटना वर्ल्ड T20 के दौरान नागपुर मैच में हुई थी। हाँ, नागपुर का वो मैच जहां व्यवस्था की कमियों का खामियाजा कमेंटेटर्स को भुगतना पड़ा। हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री बॉक्स अलग अलग जगह थे और उनके बीच का प्रेसिडेंट बॉक्स से होकर जाने वाला दरवाजा बंद कर दिया गया था। सही कहा। इसके कारण हर्षा और बाकी द्विभाषी कमेंटेटर्स, जिन्हें हर कुछ ओवर्स के बाद भाषा बदलनी होती थी, उन्हें बार बार सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आना और फिर ऊपर जाना पड़ता था। वो ऑन एयर बुरी तरह हाँप रहे थे। हाँ, और स्रोतों के अनुसार इसी अव्यवस्था को लेकर एक बोर्ड अधिकारी के साथ उनकी तीखी बहस हुई जो सीधे BCCI अध्यक्ष तक पहुंच गई। तो ये तो एक प्रशासनिक टकराव था, लेकिन जो दूसरी घटना थी वो वैचारिक स्तर पर बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया के उस विवाद से जुड़ी थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुए उस बेहद रोमांचक T20 मैच के बाद शुरू हुआ। वो अमिताभ बच्चन वाला ट्वीट। हाँ, जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये भारतीय कमेंटेटर्स के लिए बेहतर होगा कि वे हर समय दूसरों यानी विपक्षी टीम के बारे में बात करने के बजाय भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दें। और इस बहस में आग तब लग गई जब तत्कालीन कप्तान MS धोनी ने भी उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना समर्थन दे दिया। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप एक ग्लोबल न्यूज चैनल देख रहे हो और एंकर से ये उम्मीद की जा रही हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही देश की तारीफ करे, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उस खबर को पूरी दुनिया देख रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक सवाल खड़ा करता है।
देखिए, हमें इस पूरे विवाद को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन अपनी अपनी जगह मजबूत नजरिए टकरा रहे थे। हाँ, दोनों के अपने तर्क थे। एक तरफ अमिताभ बच्चन और भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष था। उनका मानना था कि जब एक भारतीय कमेंटेटर भारत में हो रहे मैच की कमेंट्री कर रहा है तो उसे अपनी घरेलू टीम का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसकी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। ये भावना देशभक्ति और घरेलू दर्शकों के खेल के साथ भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हर्षा का तर्क था, जो प्रसारण की तकनीकी और वैश्विक नैतिकता पर टिका था। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने क्या कहा था उसमें? उनका तर्क ये था कि स्टार स्पोर्ट्स कोई स्थानीय चैनल नहीं बल्कि वर्ल्ड फीड तैयार कर रहा था। इसका मतलब है कि वही कमेंट्री और वही वीडियो फीड न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पूरी दुनिया में प्रसारित हो रही थी। अच्छा, तो ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए था। हाँ, ऐसे में एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष और संतुलित रहे। अगर वो केवल भारतीय टीम का गुणगान करेगा तो ये उन करोड़ों बांग्लादेशी या अन्य देशों के दर्शकों के साथ अन्याय होगा जो उतनी ही उत्सुकता से मैच देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विवाद ये तय करने की लड़ाई थी कि वर्ल्ड फीड की असली परिभाषा क्या है। एकदम सही। क्या एक ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी अपनी घरेलू टीम के प्रति है या फिर खेल और उन वैश्विक दर्शकों के प्रति जो निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं? दोनों ही पक्षों के अपने तर्क थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने खेल प्रसारण की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। खैर, इन सब विवादों, इतनी राजनीति और आज के T20 क्रिकेट के इस बेतहाशा शोर शराबे के बीच मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन और अपनी पहचान कैसे बनाए रखता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि हर्षा की शैली कभी भी आक्रामक या तीखी नहीं रही। इसका जवाब हमें उनके जीवन जीने के दर्शन में मिलता है। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है स्रोतों में। उन्होंने कहा कि वो खुद को हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह मानते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी मतलब आनंद, चुपके चुपके या गोलमाल जैसी सौम्य, सुंदर और पारिवारिक फिल्में? हाँ, बिल्कुल वही। जिनमें ना कोई फूहड़पन होता है, नहीं अत्यधिक हिंसा, वे मानवीय रिश्तों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर केंद्रित होती है। एकदम सही। और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो क्वेंटिन टैरेंटिनो की शैली में काम नहीं कर सकते। टैरेंटिनो तो बिल्कुल अलग ही है। हाँ, टैरेंटिनो की फिल्में अपनी आक्रामकता, खून खराबे और सीधे हमले करने के लिए जानी जाती हैं। हर्षा का स्पष्ट मानना है कि वो खेल की सुंदरता, उसकी कलात्मकता को बयां करने में विश्वास रखते हैं, न कि खिलाड़ियों के बीच हम बनाम वो का एक आक्रामक और नफरत भरा माहौल बनाने में। ये बहुत ही गहरी बात है। जब पूरी दुनिया T20 क्रिकेट के शोर, ड्रामा और आक्रामकता की तरफ भाग रही है, तब कोई व्यक्ति अपनी सौम्यता और विश्लेषण पर टिका है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये जानना भी अहम है कि ये दर्शन केवल कमेंट्री बॉक्स तक सीमित नहीं रहा। SFIT लाइब्रेरी की सूची में एक किताब का जिक्र है जिसका नाम है अजहर। हाँ, जो उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन की बायोग्राफी के तौर पर लिखी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी अनीता के साथ मिलकर मैनेजमेंट पर द विनिंग वे और द विनिंग वे 2.0 जैसी बेहतरीन किताबें लिखी हैं। जी, और इन किताबों में खेल की दुनिया की रणनीतियों को कॉरपोरेट जगत के लिए एक सीख के रूप में पेश किया गया है। और अगर आप IIM अहमदाबाद में दिए गए उनके हालिया व्याख्यान पर गौर करें तो उनका दर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने वहाँ क्या कहा था? उन्होंने वहाँ के छात्रों से कहा, नतीजों पर ध्यान मत दो, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उत्कृष्टता का अभ्यास करो। ये उसी अनुशासन का हिस्सा है जो शायद उन्होंने अपने प्रोफेसर, माता पिता से और अपनी शुरुआती इंजीनियरिंग की पढ़ाई से सीखा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के इस अत्यधिक शोर शराबे वाले युग में जहाँ हर कोई सिर्फ अटेंशन पाने के लिए चीख रहा है, एक सौम्य ऋषिकेश मुखर्जी शैली वाला व्यक्ति प्रासंगिक कैसे बना रह सकता है? देखिए, सच्चाई ये है कि जब चारों तरफ बहुत ज्यादा शोर हो तो लोगों को एक तर्क की आवाज यानी वॉइस ऑफ रीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्ञान और विश्लेषण तब सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं जब उन्हें शांत, स्पष्ट और संतुलित तरीके से समझाया जाए। ये बात तो है। यही कारण है कि तमाम विवादों और बदलते दौर के बावजूद दर्शक आज भी उस शांत और विश्लेषणात्मक आवाज पर भरोसा करते हैं। तो आज के इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात साफ हो जाती है
कि ये महज एक केमिकल इंजीनियर के मशहूर स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने की जीवनी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि कैसे खेल, मीडिया, अरबों डॉलर का अर्थशास्त्र, दर्शकों की भारी उम्मीदें और राष्ट्रवाद का दबाव एक ही जगह पर आकर टकराते हैं। हाँ, और संचार या कम्युनिकेशन का असली मतलब सिर्फ स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे शब्दों में दोहराना नहीं है, तो क्या है? बल्कि उन लाखों करोड़ों दर्शकों की आंख और कान बनना है जो मैदान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और खेल को महसूस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माध्यम चाहे जो भी हो, रेडियो हो, टीवी हो या आज का सोशल मीडिया, श्रोताओं और दर्शकों के साथ वो विश्वास कायम करना सबसे जरूरी होता है। बहुत खूब कहा। और वो विश्वास किसी पूर्व खिलाड़ी के बायोडेटा से नहीं आता, बल्कि आपकी ईमानदारी, आपकी तैयारी और आपकी कहने की कला से आता है। ये बिल्कुल सच है। लेकिन इन सब बातों के बीच मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग और नया सवाल घूम रहा है जिस पर सोचना बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा, वो क्या है? आज की चर्चा में ये बात सामने आई कि कैसे आज किसी आम इंसान यानी एक गैर क्रिकेटर के लिए कमेंट्री बॉक्स का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। अब सिर्फ पूर्व खिलाड़ियों को ही मौका मिलता है। हाँ, हमने इस पर बात की। लेकिन अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इंटरैक्टिव तकनीक हर दिन नई सीमाएं लांघ रही हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या भविष्य में हमें इंसान कमेंटेटर्स की जरूरत ही पड़ेगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में तकनीक इतनी विकसित नहीं हो जाएगी कि टीवी देखने वाला दर्शक खुद अपनी स्क्रीन पर यह तय कर पाएगा कि उसे ऋषिकेश मुखर्जी की शैली वाली शांत और सौम्य AI कमेंट्री सुननी है या फिर अपनी घरेलू टीम का समर्थन करने वाली क्विंटन टैरेंटिनो की तरह आक्रामक और पक्षपाती AI आवाज? ये सच में प्रसारण की दुनिया में एक बिल्कुल ही नया और अनिश्चित अध्याय होगा। बिल्कुल। अगर बायोडाटा ही सब कुछ है तो शायद कल का सबसे बड़ा कॉलर एक एल्गोरिदम होगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर तकनीक और खेल प्रेमियों दोनों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।